हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में है और उनकी जो यूनिट है हरित क्रांति, जो कि आपकी बुक या फिर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी जो है यूनिट है अपनी हरित क्रांति से संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और ये यूनिट अपनी थर्ड है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने पिछली वीडियो में जाना था, जो आपकी फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो हरित क्रांति से रिलेटेड है एंड इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको ऊपर आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, अपना जो टॉपिक है हरित क्रांति से संबंधित, हमने जो थे पिछली वीडियो में जाना था हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति का जनक कौन है, हरित क्रांति के घटक के बारे में। ठीक है, हरित क्रांति से रिलेटेड थोड़ी सी हमने उस घटक वगैरह के बारे में बात करा था, जिसमें से भूमि सुधार सबसे लास्ट वाला था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे हरित क्रांति के उद्देश्य के बारे में। इसका मतलब होता है कि हरित क्रांति का उद्देश्य अगर आ जाए, या लक्ष्य हो या शक्तियाँ हो या कार्य हो, इसका मतलब एक ही होता है। हरित क्रांति का उद्देश्य, हरित क्रांति का कार्य, हरित क्रांति के लक्ष्य, मतलब हरित क्रांति को क्यों बनाया गया है, इसके लिए हमें इसके पॉइंट रखने हैं कि हरित क्रांति क्यों बनाई गई है, क्या ज़रूरत पड़ी थी जिसकी वजह से भारत मतलब अमेरिका ने और भारत, उसके बाद भारत ने हरित क्रांति को अपनाया। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं सामने, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दे रखा है। इस क्रांति के पीछे मुख्य उद्देश्य दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भूख संकट को दूर करना है। मतलब जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ था कि भारत के अंदर जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उसमें भूख का संकट उत्पन्न हो गया था। मतलब अगर हम 1960 के बारे में बात करें, 1960 के दशक में क्या हुआ था कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ही संकट पैदा हो गया था, जो कि खाद्यान्न संकट था। और साथ ही साथ मतलब भारत के अंदर ना हर प्रकार की जो खाने पीने की वस्तु थी, खासकर तो अनाज, गेहूँ, चावल आदि, इनकी बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई थी। और साथ ही साथ भारत में सूखा पड़ गया था। एक तरीके से हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही गंभीर संकट भारत को झेलना पड़ा था जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। फिर क्या हुआ, हरित क्रांति को महसूस किया गया, जिसके कारण इन सभी चीज़ों से क्या मिला, छुटकारा पाया गया। अब दूसरी बात करें, पहली बात तो यह भूख संकट को दूर करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, या हरित क्रांति को लाया गया था। दूसरी बात करें हरित क्रांति, मतलब इस क्रांति का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब गांव के इलाकों में कृषि पद्धति का आधुनिकीकरण करना है। मतलब इसका जो लक्ष्य है ना, वो है कृषि पद्धति, मतलब कृषि की जो भी व्यवस्था है उसको टेक्नोलॉजी, मतलब एक तरीके से बढ़िया बनाना है। आधुनिकीकरण मतलब कि उसको बढ़िया बनाना है। इससे ग्रामीण विकास होगा, मतलब गांव का विकास होगा, और साथ ही साथ औद्योगिक विकास भी होगा और उसको आधुनिकीकरण भी होगा। ठीक है, बुनियादी ढांचा, मतलब मेन ढांचा जो होता है, कच्चा माल आदि, इसमें भी क्या होगा, विकास होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस क्रांति के बाद, मतलब हरित क्रांति के बाद एक अन्य मुख्य उद्देश्य कृषि और औद्योगिक श्रमिक दोनों को ही रोजगार प्रदान होगा या फिर करना है। एक अन्य उद्देश्य मजबूत पौधों का उत्पादन करना है, जो कि अत्यधिक जलवायु या बीमारी का सामना कर सकते हैं। तो हरित क्रांति का एक और उद्देश्य यह है कि पौधों का उत्पादन करना है, ऐसे पौधे उगाए जाएंगे या ऐसे पौधों का उत्पादन किया जाएगा बढ़िया बीज के, जो बढ़िया बीज होते हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, और उनसे जो पेड़ पौधे या फिर जो भी कुछ उगेगा, खेत फसल वगैरह जिसमें भी उनका प्रयोग किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो जो पेड़ पौधे होंगे वो मजबूत होंगे। अब मजबूत होने के कारण जलवायु, मतलब मौसम बार बार बदलता रहे या फिर कोई सी भी बीमारी आ जाए तो वो उसका सामना कर सके। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हरित क्रांति की जो प्रमुख फसल है या मुख्य फसल कौन कौन सी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब जब भारत में या फिर अमेरिका में हरित क्रांति लाई गई थी, ठीक है, पहले तो अमेरिका में आई थी, फिर उसके बाद भारत में आई थी, तो हरित क्रांति के थ्रू कौन कौन सी फसलें जो थी वो उगी थी
और उसकी उपज में वृद्धि हुई थी। तो हरित क्रांति के तहत मुख्य फसलें जो है वो नीचे लिखी हुई है, जैसे कि दिख रहा है आपको। हरित क्रांति के तहत मुख्य फसलें गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का है। गेहूँ की सबसे ज़्यादा पैदावार देखने को मिली है, मतलब गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, इनमें से ना गेहूँ की सबसे ज़्यादा पैदावार देखने को मिली है। और सेकंड नंबर पे हम बात करें गेहूँ के बाद है चावल। तो चावल की भी जो फसल है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है, तो दो जो थी ना, गेहूँ और चावल, इनकी पैदावार देखने को सबसे ज़्यादा मिली है। अब इसके बाद बताया गया हरित क्रांति के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जो 1960 के दशक में हुई थी। ठीक है, 1960 के दशक में हरित क्रांति को लेके कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई थी, ठीक है, या फिर कौन कौन सा संकट उत्पन्न हुआ था, वो हम देखते हैं कि हरित क्रांति जब लागू नहीं की गई थी या क्यों लागू की गई थी, ऐसा क्या हुआ था देश के अंदर जिसके कारण हरित क्रांति को लाया गया था। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में बात करेंगे कि हरित क्रांति क्यों लाई गई थी भारत के अंदर। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक आता है मुख्य फसल के बाद है वो हरित क्रांति, मतलब भारत में हरित क्रांति। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में कृषि की दशा क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। मतलब 1960 का जैसे ही दशक शुरू हुआ तो कृषि की, मतलब खेत से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित हम बात करें या जो भी अपने यहाँ पे ग्रीनरी है, वो सारी चीज़ें क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, पेड़ पौधे। क्योंकि अभी क्या पड़ गया था, इस समय 1960 के दशक में सूखा पड़ गया था देश के कई भागों में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं भारत की। सन 1965 से 1967, मतलब 1965 से 1967 के बीच देश के कई भागों में सूखा भी पड़ गया था। ठीक है, तो सूखा पड़ गया तो जिसके कारण जो खेत है या कृषि से संबंधित जो भी थी दशा, वो क्या हो गई थी, खराब। ठीक है, और उनकी जो दशा थी बहुत ही ज़्यादा शोचनीय थी, मतलब बुरी हो गई थी। इस अवधि में, मतलब इसी समय में जब 1960 का दशक चल रहा था, इसी समय में देश जो था, मतलब भारत को 2 युद्ध का सामना करना पड़ा था। ठीक है, भारत के साथ ना 2 देशों ने युद्ध भी किया था। 1962 की अगर हम बात करें तो चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था, और अगर 1965 की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भी भारत का युद्ध हुआ था। मतलब हमें 2 युद्ध वही बताने हैं, बहुत सारे नहीं बताने, केवल 2 ही युद्ध बताने। क्यों? क्योंकि हम बात करें 1960 के दशक की गतिविधियों के बारे में, क्योंकि हरित क्रांति भी उसी समय हुई थी। तो हमें 2 युद्ध बताने जो 1960 के दशक में होते हैं, मतलब 1960 से लेकर 1970 के बीच में होते हैं, और भारत को लेकर। तो भारत ने 1960 से लेकर 1970 के बीच में केवल 2 ही युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध जो था सन 1962 में लड़ा गया था। ठीक है, सन 1962, मतलब 1962 में, जो भारत ने चीन से लड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद 1965 में, मतलब 1965 में भारत का युद्ध किसके साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ, या हम कह सकते हैं भारत पाक युद्ध। तो इस तरह का जो संकट था भारत को इसका सामना करना पड़ा था। पहला, कृषि की दशा खराब हो गई, फिर दूसरी बार सूखा भी पड़ गया था, और तीसरी बार भारत को 2 युद्ध का सामना भी करना पड़ा था, जिससे क्या हुआ, और बहुत ज़्यादा विकट स्थिति बन गई थी, क्योंकि भारत को भी कहीं ना कहीं हानि हुई थी युद्ध के समय। और विदेशी मुद्रा के संकट का भी, मतलब को भी झेलना पड़ा था। मतलब भारत को ना विदेशी मुद्रा का जो संकट था वो भी पैदा हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समस्या थी भारत को झेलनी पड़ी। भारत को खाद्य सहायता के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ा। मतलब भारत के पास खाद्यान्न संकट पैदा हो गया, तो भारत को खाद्य सहायता के लिए अमेरिका पर क्या रहना पड़ा, निर्भर रहना पड़ा। ठीक है, अमेरिका पूरी तरह से किस पर निर्भर हो गया था, भारत जो था वो किस पर निर्भर हो गया था, अमेरिका पर पूरी तरह से। खाद्यान्न संकट जब पैदा हुआ था भारत के अंदर 1960 के दशक में, परंतु अमेरिका ने इसके बदले भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों का बदलने का दबाव डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा तय करने के लिए अपनी कृषि नीति को बदलने का निर्णय लिया। खाद्यान्न संकट का सामना करने के लिए प्रारंभ में सरकार ने पिछड़े क्षेत्र, मतलब किसानों को ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई, ताकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो तथा खाद्य सुरक्षा तय हो सके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ तो उसका सामना करने के लिए ना सबसे पहले भारत ने क्या करा, एक नीति अपना ली कि सबसे पहले हम उन क्षेत्रों में
सहायता करेंगे जो पिछड़े हुए हैं और जहाँ के किसान ना मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे किसान कैसे जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ के किसान छोटे हैं, जहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखो खाद्यान्न संकट का सामना करने के लिए भारत ने सबसे पहले भारत की सरकार थी, उसने पिछड़े हुए क्षेत्रों में और किसानों को सबसे ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई ताकि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो सके तथा खाद्य सुरक्षा तय हो सके। मतलब भारत के ना खाने के लिए संकट पैदा वापस ना हो, तो इसके लिए भारत ने क्या करा, पिछड़े हुए क्षेत्रों को सहायता प्रदान की। लेकिन क्या हुआ, इसमें उनको सफलता नहीं मिली। उन्होंने देखा कि खाद्य संकट तो बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहा ऐसा करने से, तो सरकार ने क्या करा, अपनी नीति दोबारा बदल दी। सरकार ने नीति में क्या किया, परिवर्तन किया और उन क्षेत्रों पर ज़्यादा संसाधन लगाने की कोशिश की या निर्णय किया जहाँ सिंचाई सुविधा मौजूद थी। मतलब वहाँ पर अब किस देखो पहले पिछड़े क्षेत्रों में लगा है तो वहाँ देखा कि खाद्यान्न संकट दूर हो जाएगा, वो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो सरकार ने क्या करा, अपनी नीति बदल दी और ऐसी जगह पर मतलब वो करा, उन क्षेत्रों पर ज़्यादा संसाधन लगाए जहाँ पर सिंचाई सुविधा पहले से थी। अब जहाँ पर सिंचाई सुविधा होगी तो सिंचाई सुविधा बढ़िया होने के कारण और वहाँ के किसान अगर समृद्ध होंगे, बढ़िया होंगे, तो वो कम समय में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन करेंगे। वो कम समय में ज़्यादा उत्पादन करेंगे और सिंचाई सुविधा भी बढ़िया थी और बाकी सब कुछ कृषि से संबंधित सारी चीज़ें जो थी, सारी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध थी। तो खाद्य संकट तो दूर हो जाएगा, बाकी पिछड़े क्षेत्रों को ही बाद में खाने को मिल जाएगा। तो एक तरीके से देश की जो भी समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा। तो सरकार ने क्या करा, नीति बदल कर बहुत बढ़िया कार्य किया। ठीक है, और देखो इसमें बताया गया आगे, इस नीति के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि यह गया है कि पहले से सक्षम किसान मतलब ऐसे किसान जो काबिल है खेती करने के लिए और क्षेत्र कम समय में उत्पादन की गति को बढ़ा सकते हैं, इसलिए सरकार ने इस नीति का प्रयोग किया था या इस नीति को अपनाया था सेकंड बार। सरकार ने किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज मतलब जिसे हम बोलते हैं HYVS, जिसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था। HYVS होते हैं उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो चावल और गेहूं की फसल के लिए प्रयोग किए गए थे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाई यील्डिंग जो वेराइटीज़ वाले सीड्स हैं वो कहते हैं। अब इसके बाद उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराना शुरू किया गया। मतलब इसको ना अनुदानित मतलब होता है आर्थिक सहायता, एक तरीके से कम मूल्य पर इनको उपलब्ध कराया गया था, इनको सस्ता कर दिया गया था ताकि इनका प्रयोग हर किसान कर सके और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। सरकार ने ये भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। मतलब जो भी इनसे उपज होगी उसको एक मूल्य पर ना क्या कर लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा। सरकार ने ऐसा भी कहा। इसके कारण देश में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब जो भी पंजाब, हरियाणा और बाकी जो अपने उत्तर प्रदेश है उसके खाद्यान्न उत्पादन में क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी इन सब चीज़ों से, जो कि सरकार ने इस प्रकार की गतिविधि को अपनाया था। तो इस पूरी घटना को हम क्या बोल सकते हैं, हरित क्रांति का नाम दे सकते हैं। तो इसको पूरी घटना को हरित क्रांति का नाम दिया जाता है। अब देखते हैं इसके बाद बताया गया है कि सबसे सिंपल टॉपिक, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, मतलब बढ़िया प्रभाव बताने, पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या पड़े वो बताना है हमारे को। तो हरित क्रांति के कुछ सकारात्मक प्रभाव नीचे दिए गए हैं जो कि सूचीबद्ध है। पहला है फसल उत्पादन में बहुत बढ़िया तरीके से ज़बरदस्त वृद्धि हुई। इस क्रांति मतलब हरित क्रांति के कारण भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। ठीक है, वो भी किसके कारण, हरित क्रांति के कारण। इसके परिणाम स्वरूप मतलब इसके कारण वर्ष 1978 से लेकर 1979 में फसल की पैदावार 131 मिलियन टन हुई। मतलब बहुत ज़्यादा पैदावार क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी, जिसके कारण इसे कृषि प्रधान देश भी कहा जाने लगा था भारत को। अब दूसरा क्या हुआ, हरित क्रांति का दूसरा सकारात्मक प्रभाव, खाद्यान्नों का कम आयात। ठीक है, मतलब देखो अब क्या हुआ कि खाद्यान्न संकट जो था वो दूर हो गया था। अब खाने के लिए हमारे पास कमी नहीं थी, तो अगर खाने के लिए कमी नहीं होगी, आयात मतलब होता है खरीदना। ठीक है, मतलब दुकान से नहीं खरीदना, किसी दूसरे देश से खरीदना। इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है खाद्यान्नों का कम आयात, मतलब खाने पीने से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको कम खरीदना।
ठीक है, भारत के पास अब खाने की कोई कमी नहीं है क्योंकि हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ है, खासकर तो गेहूँ चावल का उत्पादन ज़्यादा हुआ है या उसकी उपज ज़्यादा ही है। तो इसलिए भारत को अब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी खाने पीने का सामान, या फिर खरीदेगा लेकिन कम खरीदेगा वो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं खरीदेगा क्योंकि हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा ही अपनी जो स्थिति है खाने पीने से संबंधित और बाकी वो क्या हो गई थी, सुधर गई थी। और भारत को ना खाद्यान्न से रिलेटेड आत्मनिर्भरता क्या हो गई थी, मिल गई थी। अब वो खुद किसी भी चीज़ को बना सकता है, मतलब कृषि खुद कर सकता है और खाद्य का उत्पादन खुद कर सकता है। तो आत्मनिर्भरता किसकी वजह से मिली, खाद्यान्न से रिलेटेड हरित क्रांति की वजह से। तो अब हम इसमें वही पढ़ेंगे। देखो, हरित क्रांति की शुरुआत के बाद भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, और इस वजह से हमें अन्य देशों से आयात करके मतलब दूसरे देशों से खरीद कर कुछ भी खाद्यान्न प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी किसी भी देश से हमें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है जो खाने पीने से रिलेटेड हो। इसके बजाय हमने खाद्यान्न निर्यात करना शुरू कर दिया। मतलब हमारे पास अगर खाना ज़्यादा है तब हमने क्या करा, उसे बेचना शुरू कर दिया। अब हमारा जो खाना है वो अन्य देशों में बिकेगा। जैसे पहले हम खरीद रहे थे क्योंकि हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, खाद्यान्न संकट था, तो हमें ख़रीदना पड़ रहा था। लेकिन अब हमारे पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, तो अगर खाने पीने के लिए बहुत कुछ है तो हम उसे बेच भी सकते हैं। तो एक तरीके से अब हमने आयात कम कर दिया, निर्यात क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। और कभी भी निर्यात होता है तो व्यापार के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। व्यापार तभी बढ़िया होगा जब हमने आयात कम करा और निर्यात ज़्यादा करा। मतलब खरीदा कम है, बेचा ज़्यादा है, क्योंकि बेचने पे हमें इनकम मिलेगी, ठीक है। देखो, इसके बाद बताया गया कि किसानों को कौन कौन से लाभ हुए थे। हरित क्रांति से किसानों को भी लाभ हुए थे। तो हरित क्रांति की मदद से किसानों ने अपनी शुद्ध आय में वृद्धि की, मतलब उनकी जो आय बनती है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और आगे वे अपनी आय को अधिक कृषि उत्पादकता में निवेश करते थे। मतलब क्या हुआ, हरित क्रांति से कुछ किसानों की जो आय है वो बढ़ी है, और उन्होंने क्या कर दिया, निवेश करना भी शुरू कर दिया कृषि उत्पादकता में। इस क्रांति ने पूंजीवादी खेती को बढ़ावा दिया। मतलब अब क्या कर रहे हैं, कुछ लोग निजी तौर पर भी खेती करना शुरू कर रहे हैं। मतलब सरकार के अंडर में जो खेती की जाती है वो तो की जा रही है, ठीक है, जिसमें HYVS बीजों का प्रयोग किया जाता था ताकि बढ़िया तरीके से खेती की जा सके। तो उनको इनकम मिल रही है, बढ़िया इनकम मिल रही है सरकारी तौर पर। बाकी कुछ लोगों ने क्या करा, निवेश करना शुरू कर दिया और खुद की खेती मतलब निजीकरण कर दिया अब खेतों का। कुछ लोगों ने क्या करा, अपनी खुद के खेत बना लिए और वो अपने खुद के खेतों में कोई भी फसल उगाते हैं और उसका उत्पादन करते हैं, उसे बेचते हैं और कुछ ना कुछ कमाते हैं, ठीक है। तो अब ना भारत ही आत्मनिर्भर नहीं हुआ, बल्कि भारत के अंदर रहने वाले लोग भी क्या हुए, आत्मनिर्भर हो चुके थे। अब ग्रामीण रोजगार, इस क्रांति के बाद मतलब हरित क्रांति के बाद लोगों को कृषि और औद्योगिक मतलब फैक्ट्री वाले जो एरिया अपना सेकंड वाला एरिया, ठीक है, रोजगार मिलने लगा था। मतलब कृषि से संबंधित रोजगार मिलने लगा और फैक्ट्री में भी लोगों को नौकरियां मिलने लगी थी हरित क्रांति के कारण। सो गाइज, ये थी अपनी हरित क्रांति से रिलेटेड ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। आई होप गाइज आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में हरित क्रांति से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया एंड इससे पहले वाली वीडियो में जो बैकग्राउंड बताया था एंड उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी, आपको वही एग्ज़ाम में लिख के आनी है। मतलब हरित क्रांति का अगर कुछ भी टॉपिक है भारत से रिलेटेड है तो आपको यही लिख के आना है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में बताया। एंड गाइस, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।